हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। बात करेंगे चैप्टर 3 की पार्ट 1। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड। जानेंगे एग्जैक्टली कि एक्सटर्नल सेक्टर में भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है और किस तरह से हमारे ट्रेड को बूस्ट किया गया है। आप मेरे हर वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 1। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, कहा जा रहा है कि रिकवरी जो है काफ़ी ज़्यादा रही है। हमने देखा ग्लोबल लिक्विडिटी थी, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग थी, या फिर आप कहें वॉलेटिलिटी थी। ग्लोबल कमोडिटी के जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा थे, ट्रेड कॉस्ट ज़्यादा थी, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी, इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर रही थी। इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन जो आपको पूरी दुनिया भर में दिखी। लेकिन उसके बाद भी भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिबाउंड हुए हैं। हमने इनफैक्ट प्री कोविड लेवल्स को सरपास कर दिया है। यूएसए को हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, फिर यूएई को किया, फिर चाइना को किया। ये हमारी टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस भी रही हैं, और साथ ही साथ हमारे चाइना, यूएई और यूएसए जो है इस तरह से टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशंस भी बनी हैं। हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सपोर्ट्स को लेके रोबस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हुए, बिजनेस अर्निंग्स काफ़ी बड़ी हैं। नेट कैपिटल फ्लोज की हम बात करें तो काफ़ी हायर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आई हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में भी रिवाइवल हुआ और बैंकिंग कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा मिली है। सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि हमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स का एलोकेशन हमारा बढ़ाया गया है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल एक रिजर्व होते हैं जो आईएमएफ क्रिएट करती है। ये अपने मेंबर कंट्रीज के लिए होती है कि आप जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एसडीआर में ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। एसडीआर जो है वो आईएमएफ मेंबर कंट्री के प्रोपोर्शनेट उसको एलोकेट करके देती है, जितना शेयर होता है उस हिसाब से एलोकेशन किया जाता है। अब एसडीआर क्या है? एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इसको आईएमएफ ने क्रिएट किया था 1969 में। ये मेंबर कंट्रीज का ऑफिशियल रिजर्व है। अभी तक 660 एसडीआर जो है वो एलोकेट किए गए थे। लार्जेस्ट एवर एलोकेशन जो एसडीआर का, वो आपने देखा 456 लास्ट ईयर किया गया था। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि कोविड पेंडेमिक होने के बाद एलोकेशन बढ़ा और कंट्रीज जो है वो ट्रेड में, या फिर अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है वो एसडीआर में ट्रेड करना चाहती हैं तो वो सक्षम हुई। एसडीआर जो है वो 5 करेंसी के एवरेज से बनता है, जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनेबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, ये 5 करेंसीज का एवरेज लिया जाता है, फिर एसडीआर का कैलकुलेशन किया जाता है। चाइनीज रेमनेबी सबसे लास्ट करेंसी इसमें 2015 में ऐड की गई थी। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो भारत का एक्सटर्नल डेट बड़ा है। हमारी एसडीआर की जो हमने देखा है, एडिशनल हमने यहाँ पे बोरोइंग की है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रेड किया है, तो भारत जो है वो चौथा लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व बन गया है, जिसमें चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया के पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दिया था 2021 में, जिसमें एक हायर ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया था। कहा था कि ग्लोबल रिकवरी जो है वो मॉडरेट होगी, लेकिन जो इंडिया स्पेसिफिक ग्रोथ है वो बेटर होगी। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ एक गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स लेके आता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो सिग्नल करता है क्या चेंज हो रहे हैं ट्रेड ग्रोथ में। 2 से 3 महीने में आने वाले में क्या चेंजेस होंगे, ये डब्ल्यूटीओ का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स बताता है। अगर इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा आती है तो कहा जाता है कि ट्रेड जो है वो ग्रोथ वैल्यू हाई है, ग्रोथ वैल्यू जो है वो बेटर हो रही है। अगर 100 से कम आता है तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बिलो आ रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस की, तो 2021 में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा रही है ग्लोबली। अब जैसा मैंने आपको रीज़न बताया कि इन्फ्लेशन होने के पेंडेमिक एक बहुत बड़ा रीज़न था, फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, लिक्विडिटी टाइटिंग थी, देन एडवर्स कैपिटल इन्फ्लोज था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी गई। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो देखी जा रही थी आपके सप्लाई चेन डिसरप्शन में। सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई है। बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ जो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जिनके पास प्रोडक्ट्स जो है इंडिया, चाइना से पहुँचते हैं। अब इंडिया, चाइना में शिपिंग वेसल्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ग्लोबल लाइन्स बंद थी, ठीक है? उसके बाद सेमीकंडक्टर्स शॉर्टेज था। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो होना ही है, और इनफैक्ट आप देखेंगे यूएसए अपने 2-3 डिकेड की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट पे अभी पहुँच गया है। अब आगे देखेंगे कि भारत का मर्केंडाइज ट्रेड कैसा रहा। देखिए, हमारे मर्केंडाइज ट्रेड है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम पॉजिटिव चल रहे हैं। हमारा 400 बिलियन का ट्रेड है जो ऑन ट्रैक है। सबसे बड़ा बात है कि शार्प रिकवरी देखी गई है। जो भारत से जाने वाले गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। अगर आप देखें कि भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स का है, और उसके बाद जो नॉन एपीओल प्रोडक्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी और केमिकल्स का है। इससे पता चल रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं भारत से जा रही हैं। अगर आप देखेंगे भारत में वर्ल्ड ओवर जो क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो उसकी डिमांड बढ़ रही है। वहीं पे पर्ल और प्रीशियस सेमीकंडक्टर्स, सेमी स्टोन्स की डिमांड बढ़ रही है, प्रीशियस ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है।
प्रीशियस मेटल ज्वेलरी की डिमांड भी भारत से बढ़ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन किया प्रीशियस मेटल्स का, जिससे एक आप फाइनली जो प्रोसेस्ड गुड बनाएं वो बेटर, मतलब आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बना पाएं। तो सरकार भी इंपोर्टर्स को सपोर्ट कर रही है कि आप प्रीशियस मेटल को सस्ते दाम पे इंपोर्ट करिए और फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करिए। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो नई एक्सपोर्ट कैटेगरी में इस बार ऐड हो गया, मतलब एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है वो टॉप 10 एक्सपोर्ट्स में आ गया है। अगर हम आगे बात करें प्रोएक्टिव सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज जो हैं वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ईआईसी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा, एक्सपोर्ट फैसिलिटेटिंग मेजर्स हैं जिसमें ऑनलाइन इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट है, एक्सपोर्ट रेटेड ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें पेंडेमिक में आपने देखा। मतलब भारत सरकार भी एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सचेत है और वो हेल्प कर रही है इन सारे एक्सपोर्टर्स को थ्रू वेरियस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इनफैक्ट एक स्कीम है टेस्ट ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, इस पे सरकार ने और ज़्यादा जोर दिया है। 2019 में स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू लाया गया था। ये स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम के थ्रू आती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप कैसे उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इसमें यूजुअली देखो क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आता है कि फ्रेट कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उनको नहीं बाहर भेज पाते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे उसको भेजने में देने पड़ते हैं। तो इसके लिए सरकार यहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आई है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पहले इंक्लूडेड नहीं थे, अब इंक्लूड किया है। असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस जो है वो सरकार दे रही है। अगर आप सी से समुद्र के रास्ते भेज रहे हैं तो 50% असिस्टेंस सरकार देगी आपकी टोटल फ्रेट कॉस्ट का। अगर आप एयर के थ्रू भेज रहे हैं तो 100% असिस्टेंस सरकार दे रही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री सिविल एविएशन ने भी फार्मर्स को असिस्ट किया था, आपने देखा, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स पे वैल्यू रियलाइजेशन बढ़े। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए हमारा टॉप डेस्टिनेशन रहा है, फिर हमने यूएई को किया। अच्छा, बेल्जियम ने इस बार मलेशिया को रिप्लेस कर दिया टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में। तो भारत की जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट है उसमें पहले मलेशिया होता था, अब बेल्जियम पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी एक कंसोलिडेटेड मैनर में 40% एक्सपोर्ट आपका लगभग 7 कंट्रीज को ही जा रहा है। तो मतलब एक बहुत बड़ा शेयर हम एक बहुत छोटे सेट ऑफ कंट्रीज को भेज रहे हैं। अब बात आती है कि क्या प्रोग्रेस हुई है ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके। देखिए, भारत काफी टाइम से अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत के लिए अब डिस्क्रिमिनेटरी हो चुके हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हो चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगापुर की, हम बात करें आसियान की, तो वो अब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भारत के साथ उस ट्रेड एग्रीमेंट के चलते। भारत ने वो काफी पहले साइन किया था, अब उनका रिव्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसमें सीसा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। एफटीए जो है यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद एक और सेपा जो है वो कनाडा के साथ है, और एक सेपा यूएई के साथ है। साथ ही साथ जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि सिंगापुर के साथ है, आसियान के साथ है, उसे भारत रिव्यू कर रहा है। यूके के साथ एफटीए नेगोशिएशन चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि डबलिंग ऑफ बायलेटरल ट्रेड हो जाएगा 2030 तक। जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो 2030 तक डबल हो जाएगा। हम इस तरह से एफटीएस जो हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं, लेके आएंगे। इसके बाद यूएस के साथ हमारे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट वाले ट्रेड, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट वाले ट्रेड, नर्सिंग सर्विसेज को लेके जो हमारे आपस में पॉलिसीज हैं उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट होते क्या हैं, ये एक तरह से रिकॉग्निशन होता है जिसमें प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। लेटर से कोई बंदा, भारत से कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ के जा रहा है, नर्सिंग पढ़ के जा रहा है, अकाउंटेंसी करके जा रहा है, तो उसकी जो डिग्री है वो यूएसए में भी वैलिड होनी चाहिए। इसी के साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, आसियान के साथ साइन कर चुका है। अब बात आती है कि मेजर स्कीम्स क्या हैं, कैसे एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। देखिए, रेमिशन आना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, आरओडी टैप का। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट है। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत। ठीक है, तो जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगते हैं उसका भारत सरकार जो है पे बैक कर देती है, उसको वापस दे देती है एक्सपोर्टर को, जिससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट है, जितना डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है उतना ही यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ एक स्कीम के चलते जो भी अनरिफंडेड सेंट्रल, स्टेट, लोकल टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के सब टैक्सेस, उन्हें जल्दी जल्दी सरकार जो है लौटा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे एक्सपोर्ट हब को यहाँ बनाया जाएगा डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज को सेट किया गया है। ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखेंगी, जीआई टैग्स वाले गुड्स देखेंगी, टॉय क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। स्कीम से क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगी हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स, मतलब हम चाइना को कम्पीट करेंगे, आप कह सकते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट से। उसके बाद भारत सरकार ने पीएलआई तो दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिए हैं, जिसमें लगभग सरकार कह रही है कि अगर आप इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, तो आपको और ज़्यादा इंसेंटिव्स
मिलेंगे। तो इससे क्या है, 500 बिलियन की डोमेस्टिक यूनिट की इंडस्ट्री जो है 5 साल में क्रिएट की जा सकती है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इसमें फार्मा है, ड्रग, टेलीकॉम है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इन सबको पीएलआई में कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में सरकार और पैसा इन्फ्यूज कर रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चीप लोन्स देता है, तो जिससे कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, लोन लेना चाहते हैं तो आप एग्जिम बैंक से सस्ते रेट पे ले सकते हैं और जल्दी मिल जाता है। तो उसको सरकार इसमें और ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो लोन सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ सके। उसी के साथ एक्सपोर्ट गारंटी या क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो इंश्योरेंस कवर दे रही है एक्सपोर्टर्स को, कि जो भी आप पैसा या फिर जो भी ये लोग बैंक से पैसा लेते हैं उसको इंश्योर करके दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बैंक्स भी अब खुश हैं एक्सपोर्टर्स को लेंड करने में। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम भी चल रही है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर है। इसमें क्या हो रहा है कि कैपिटल गुड्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है 90 से 75% कर दिया है इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो का। तो अल्टीमेटली सरकार एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, जिससे कि वो और स्कीम्स के थ्रू एक्सपोर्ट को बेटर कर रही है और भारत में डॉलर की अर्निंग्स बढ़ाने की बात हो रही है। अब देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स में क्या-क्या आया, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर आया, देन उसके बाद मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया, एक्सपोर्ट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी आया, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान आया, जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगा। देखिए जब भी किसी कंट्री का ट्रांसपोर्ट बहुत बेटर होता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है ना, क्योंकि जो आपके गुड्स पोर्ट तक पहुंचने होते हैं वो सस्ते दाम में और जल्दी पहुंच जाते हैं, स्विफ्टली पहुंच जाते हैं। तो सरकार कह रही है जब हम लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपोर्ट्स भी कॉम्पिटिटिव होंगे। 16 मिनिस्ट्रीज को हम साथ लेके आ रहे हैं और वो भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, उड़ान के थ्रू मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ हम लेवरेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। इसमें इसरो ने एक इमेजिनरी डेवलप की है, BISAG। ये क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये इकोनॉमिक जोन जितने भी टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, इनको एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ इंडियन बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटिव बनेंगे, लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम किया जाएगा, लिंकेज किया जाएगा इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में। ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में क्या बॉटलनेक्स है। देखिए कई बार ऐसा होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना ठीक हो पाने से या बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ना हो पाने से गुड्स महंगे हो जाते हैं। मतलब गुड्स फैक्ट्री से तो निकले आप तक बहुत दिनों बाद पहुंचे, 10 दिन 12 दिन में पहुंचे, तो प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे। इसी का एग्जांपल आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले कुछ कमोडिटीज का होगा। जो कमोडिटीज आपको वेस्ट बंगाल में सस्ती मिलती हैं वही नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अगर आप देखें, अगर आप पहुंच जाए त्रिपुरा, अगर आप पहुंच जाएं मणिपुर तो या मिजोरम, आपको बहुत ज़्यादा डबल द कॉस्ट मिलती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स काफ़ी हाई है। तो इसी के चलते भारत सरकार चाहती है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिले। यही जानना था इस सेक्शन में। अगले पार्ट में आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ स्कीम्स देखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हो सकती है। आपको क्या करना है, उसके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2022 को ज्वाइन करना है। जैसा कि आपने देखा है हमने फाउंडेशन के साथ क्लब किया हुआ है। अगर आपने पीछे कहीं फाउंडेशन कहीं और किया था और वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं था तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपको दोनों साथ में मिलेंगे। जब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस, साथ ही साथ PDFs, बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। आपको ऑनलाइन studyIQ.com पे जाना है या ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद एक कोर्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। आप क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप वाकई में मेंस 2022 लिखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। इस माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।